जापान ने खोल दिया अपना सबसे बड़ा खजाना। भारतीय वायुसेना को मिला वो बाहुबली जो चीन को दिखाएगा दिन में तारे। AN-32 और IL-76 की छुट्टी करने आ रहा है आसमान का नया सुमो पहलवान। एक साथ उठा लेगा 37 टन का वजन। एयरबस A400M की बादशाहत को चुनौती। कावासाकी C2 की एंट्री से हिल गया ग्लोबल डिफेंस मार्केट। लद्दाख की चोटियों पर टैंक पहुंचाने हों या समंदर पार मदद, भारत का ये नया ट्रांसपोर्टर नहीं मानेगा हार। 2026 का सबसे बड़ा टेंडर और जापान की नो लिमिट्स दोस्ती। क्या अब भारत बनेगा एशिया का लॉजिस्टिक्स किंग? दुश्मन सोचता रह गया और भारत ने बदल दी अपनी चाल। मीडियम लिफ्ट नहीं, अब सीधे हैवी लिफ्ट की तैयारी। दोस्तों, जंग सिर्फ मिसाइलों और फाइटर जेट्स से नहीं जीती जाती। जंग जीती जाती है रफ्तार और रसद से। वो सेना कभी नहीं हारती जो अपने टैंक, अपनी तोपें और अपने जवानों को दुश्मन से पहले मोर्चे पर पहुंचा दे। और आज भारतीय वायुसेना ने इसी दिशा में एक ऐसा कदम उठाया है जिसने दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। अब तक हम सोच रहे थे कि भारत अपने पुराने AN-32 विमानों को बदलने के लिए कोई छोटा मोटा ट्रांसपोर्ट विमान खरीदेगा, लेकिन खबर आ रही है कि वायुसेना ने अपना प्लान पूरी तरह बदल दिया है। अब हम सिर्फ मीडियम लिफ्ट नहीं बल्कि एक ऐसे मल्टी रोल बाहुबली की तलाश में हैं जो आसमान का सीना चीरकर 37 टन वजन उठा सके। और इस रेस में एक ऐसा खिलाड़ी कूद पड़ा है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। जापान। जी हाँ, जापान का कावासाकी C2 अब भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने की कतार में खड़ा हो गया है। ये खबर इसलिए धमाकेदार है क्योंकि जापान आमतौर पर अपने हथियार किसी को बेचता नहीं है, लेकिन भारत के लिए उसने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। क्या ये चीन को घेरने की कोई नई रणनीति है? क्या भारत अब रूस के पुराने IL-76 विमानों को भी रिटायर करने वाला है? और ये C2 आखिर है क्या बला जो एयरबस के A400M को भी पसीने ला सकता है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए सबसे पहले इस खबर की तह तक जाते हैं। भारतीय वायुसेना 2026 में एक बहुत बड़ा टेंडर निकालने जा रही है। इसे MTA यानी मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टेंडर कहा जा रहा है। पहले प्लान ये था कि हमारे जो पुराने AN-32 विमान हैं जो अब बूढ़े हो चुके हैं, उनकी जगह 18 से 30 टन वजन उठाने वाले विमान लाए जाएं। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वायुसेना ने अपनी रणनीति में एक बहुत बड़ा शिफ्ट किया है। अब वो एक तीर से दो शिकार करना चाहती है। वो चाहती है कि नया विमान ऐसा हो जो न सिर्फ AN-32 का काम करे बल्कि हमारे भारी भरकम IL-76 गजराज विमानों की कमी को भी पूरा कर दे। इसीलिए अब टेंडर की शर्तों में वजन उठाने की क्षमता को बढ़ाकर 35 से 40 टन करने की तैयारी चल रही है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये भारत की स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी को सीधे डबल करने जैसा है। वायुसेना समझ चुकी है कि अगर लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश में चीन से निपटना है तो हमें वहां तेजी से बख्तरबंद गाड़ियां, रडार और भारी तोपें पहुंचानी होंगी। और इसके लिए हमें एक ऐसे विमान की जरूरत है जो टैक्टिकल भी हो और स्ट्रेटेजिक भी हो। अब मिलिए इस कहानी के नए हीरो से, कावासाकी C2। ये विमान देखने में भले ही भारी भरकम लगता हो, लेकिन इसकी फुर्ती किसी फाइटर जेट से कम नहीं है। जापान ने इसे अपनी खास जरूरतों के लिए बनाया था, छोटे रनवे से उड़ान भरना और भारी वजन लेकर लंबी दूरी तय करना। इसकी कार्गो कैपेसिटी, वजन उठाने की क्षमता 37.6 टन है। जी हाँ, लगभग 38 टन। ये एयरबस के A400M एटलस के बिल्कुल बराबर है जो करीब 37 टन वजन उठाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका डिजाइन। ये विमान ऊंचे और छोटे रनवे से भी टेक ऑफ कर सकता है। सोचिए लेह लद्दाख के उन मुश्किल हवाई पट्टियों पर जहां हवा पतली होती है और बड़े विमानों का इंजन दम तोड़ देता है, वहां C2 आसानी से उतर सकता है और उड़ान भर सकता है। इसके अंदर इतना स्पेस है कि इसमें बड़े मिलिट्री ट्रक, हेलीकॉप्टर या फिर सैकड़ों सैनिक एक साथ जा सकते हैं। जापान की टेक्नोलॉजी का तो दुनिया लोहा मानती है और C2 उसी जापानी इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। ये विमान लंबी दूरी तक बिना रुके उड़ सकता है। मतलब अगर हमें हिंद महासागर के किसी द्वीप पर मदद पहुंचानी हो या अपनी सेना तैनात करनी हो तो ये एक बार में वहां पहुंच जाएगा। हमारी वायुसेना के पास अभी दो तरह के ट्रांसपोर्ट विमानों का मुख्य बेड़ा है, AN-32 जो मध्यम वजन उठाता है और IL-76 जो भारी वजन उठाता है। लेकिन ये दोनों अब पुराने हो रहे हैं। AN-32 तो दशकों से सेवा दे रहा है। वायुसेना के सामने चुनौती ये थी कि क्या इन दोनों के लिए अलग अलग विमान खरीदे जाएं?
इससे लॉजिस्टिक्स का खर्चा बढ़ जाता, अलग अलग मेंटेनेंस करनी पड़ती। लेकिन अब अगर भारत C2 या A400M जैसा विमान चुनता है तो लॉजिस्टिक्स की सिरदर्दी खत्म हो जाएगी। एक ही तरह का विमान दोनों काम करेगा। अगर सैनिकों को बॉर्डर पर छोड़ना है तो C2 तैयार, अगर टैंक को एयरलिफ्ट करना है तो C2 तैयार। इसे कहते हैं फोर्स मल्टीप्लिकेशन। वायुसेना अपनी लॉजिस्टिक्स आर्किटेक्चर को सरल करना चाहती है। अब अलग अलग स्पेयर पार्ट्स का झंझट नहीं होगा। ये फैसला दिखाता है कि भारत अब जुगाड़ से नहीं बल्कि स्मार्ट प्लानिंग से अपनी सेना को आधुनिक बना रहा है। पुराने रूसी विमानों की जगह अब अत्याधुनिक जापानी या यूरोपीय विमान लेंगे जो ज्यादा भरोसेमंद हैं और कम खर्च में चलते हैं। अब मैदान में असली टक्कर होने वाली है। एक तरफ है यूरोप का एयरबस A400M जो पहले से ही कई देशों में अपनी सेवा दे रहा है और जिसे भारत भी काफी समय से देख रहा है, और दूसरी तरफ अब आ गया है जापान का कावासाकी C2। A400M एक टर्बोप्रॉप विमान है जबकि C2 एक जेट इंजन वाला विमान है। जेट इंजन होने की वजह से C2 की रफ्तार ज्यादा है, वो दुश्मन की मिसाइलों से बचने के लिए तेजी से ऊंचाई पर जा सकता है और गंतव्य तक जल्दी पहुंच सकता है। वहीं A400M की अपनी खूबियां हैं, वो कच्चे रनवे पर भी उतर सकता है। लेकिन जापान के आने से भारत को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब हमारे पास मोल भाव करने की ताकत होगी। जब एक ही दुकानदार होता है तो वो मनमानी कीमत मांगता है, लेकिन जब दो बड़े खिलाड़ी सामने हों तो फायदा ग्राहक का होता है। जापान भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है, इसलिए हो सकता है वो हमें C2 के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी ऑफर दे दे। अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के एरोस्पेस सेक्टर के लिए जैकपॉट होगा। इस डील का सामरिक महत्व बहुत गहरा है। चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने जापान के साथ मिलकर चीन की ही घेराबंदी शुरू कर दी है। जापान और भारत दोनों का दुश्मन एक ही है, चीन का विस्तारवाद। अगर भारतीय वायुसेना जापानी विमान उड़ाती है तो ये दोनों देशों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाएगा। मतलब कल को अगर युद्ध होता है और जापानी सेना भारत की मदद के लिए आती है या भारतीय सेना जापान के साथ मिलकर कोई ऑपरेशन करती है तो दोनों के पास एक जैसे विमान होंगे। इससे तालमेल बिठाना आसान होगा। इसके अलावा C2 की रेंज इतनी है कि ये भारत के किसी भी कोने से चीन के गहरे इलाकों तक पहुंच सकता है। ये हमारी रैपिड लॉजिस्टिक्स सप्लाई क्षमता को बढ़ाएगा। दुर्गम इलाकों में जहां सड़क बनाना मुश्किल है, वहां C2 सेना की लाइफलाइन बनेगा। आपदा राहत कार्यों में भी ये विमान वरदान साबित होगा। चाहे बाढ़ हो या भूकंप, C2 टनों राहत सामग्री मिनटों में पहुंचा सकता है। ये डील सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि जापान के लिए भी बहुत मायने रखती है। जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद खुद पर हथियार न बेचने की पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए उसने अपने नियम बदल दिए हैं। अब वो अपने मित्र देशों को हथियार बेच सकता है। और दुनिया में भारत से बड़ा डिफेंस मार्केट और कौन हो सकता है? अगर कावासाकी C2 भारत के इस टेंडर को जीत लेता है तो ये जापान की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए इतिहास की सबसे बड़ी जीत होगी। ये उन्हें दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम में एंट्री दिला देगा। जापान के लिए ये सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि एशिया में अपनी धाक जमाए रखने का एक तरीका भी है। 2026 में जब RFP जारी होगा तो दुनिया भर की कंपनियों की नजरें भारत पर होंगी। लेकिन वायुसेना ने जो 35 से 40 टन का इशारा दिया है, उसने लॉकहीड मार्टिन C-130J बनाने वाली कंपनी और एम्ब्रेयर C-390 बनाने वाली कंपनी को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि उनके विमान इस श्रेणी में नहीं आते। ये साफ है कि भारत अब मीडियम से संतुष्ट नहीं है, हमें हैवी चाहिए। 2030 तक जब ये विमान भारतीय वायुसेना में शामिल होने लगेंगे तो भारत की एयरलिफ्ट क्षमता दुनिया की टॉप वायुसेनाओं के बराबर हो जाएगी। हमारे पास C-17 ग्लोब मास्टर सबसे भारी, C2 या A400M भारी मध्यम और C-295 हल्का का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। ये मिक्स हमें किसी भी तरह के मिशन को अंजाम देने की आजादी देगा, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पैरा कमांडो ड्रॉप करने हो या सीमा पर टैंक तैनात करने हो। हमारे पास हर काम के लिए सही विमान होगा। तो दोस्तों, कहानी का निचोड़ ये है कि भारतीय वायुसेना अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक सोच के साथ आगे बढ़ रही है। कावासाकी C2 का इस रेस में शामिल होना बताता है कि हम अब विकल्पों की कमी से नहीं जूझ रहे, बल्कि हम बेस्ट में से बेस्ट चुन रहे हैं। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत की जरूरत, ये मिलन एशिया के आसमान पर नया इतिहास लिखेगा।